हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्ट्रेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग सिमकैट 6 का एक LRDA पजल का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस किया है इस क्वेश्चन पे एंड जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन था उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको क्लैरिटी नहीं मिला। सो आई थॉट कि इसका मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक बार अच्छे से। एंड अगर आपको कुछ और भी कंसर्न्स होंगे सिमकैट 6 रिलेटेड या फिर इस पजल के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी और पजल का भी वीडियो बनाऊँ जो सिमकैट 6 में ऑलरेडी आ चुका है तो कमेंट डाउन कर देना। जो भी पजल है नेम लिख देना उस पजल का या फिर स्टार्टिंग का इन्फो लिख देना। मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हो एंड अकॉर्डिंगली उसका डिस्कशन जो है हम लोग कर लेंगे। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने सिमकैट 6 अभी नहीं दिया है ऑब्वियसली आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। सिमकैट 6 2021 की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉक्टेड मॉक की बात हो रही है। तो अगर आप दे चुके हो देन ओनली यू शुड प्रोसीड विद द वीडियो। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब शो केस करने वाला हूँ। मेक श्योर आपने टेस्ट दे दिया हो या फिर आपको सिमकैट देना ही ना हो, देन ओनली आप इस पजल पे मूव करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था जिसमें कुछ जनरेशन्स के लिए डेटा गिवन था एंड जनरेशन के लिए जो डेटा गिवन था इट वाज ऑल अबाउट द चिल्ड्रन कि यार एक जनरेशन में इतने चिल्ड्रन होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में इतने चिल्ड्रन होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे पहले कह रहा है द मुखर्जी फैमिली, आप भी साथ साथ रीड करते रहो, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है स्टेटमेंट। द मुखर्जी फैमिली ऑफ अ चंदन नगर इज अ रेप्यूटेड फैमिली इन द सिटी। रेप्यूटेड फैमिली है जी। रेप्यूटेड फैमिली के कुछ कंडीशंस गिवन है। कोई पर्सन है द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ द फैमिली हु केम टू द सिटी मोर देन 250 years back with his wife and 2 sons only and constructed a massive mansion। तो पहले आए 250 साल पहले आए वो अपनी वाइफ के साथ में और 2 सन्स के साथ में। द फाउंडर ऑफ द फैमिली हैड ओनली 2 चिल्ड्रन। जो फाउंडर है द्विजेंद्र नाथ उसके सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन हैं और दोनों सन्स के लिए ऑलरेडी डेटा गिवन कराया गया। सिंस द सन्स ऑफ द्विजेंद्र नाथ एवरी जनरेशन वॉज ब्लेस्ड विथ 2 चिल्ड्रन। हर एक जनरेशन में क्या कह रहा है, ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन हर एक जनरेशन में होने वाले हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन अ जनरेशन was at least 2 times and at most 3 times the number of children born in the previous generation। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो पिछली जनरेशन में बर्थ हुआ, लेट इट बी कोई पर्सन थे, टोटल ए नंबर ऑफ पर्सन थे या ए चिल्ड्रन थे जो पिछली जनरेशन में थे, तो अब नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो ए से रीच कर जाएगा या तो 2a या फिर 3a या 2a से लेके 3a। एक बेसिकली एक रेंज है कि हायर डेटा और लोअर डेटा मैंने दे दिया गया कि यहाँ पे अगर a वैल्यू था तो अब मेरा वैल्यू जो है वो 2a से लेके 3a की रेंज में कहीं पे भी जा सकता है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा समझने के लिए। मान लो किसी जनरेशन में 4 चिल्ड्रन हुए तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें कम से कम भी 8 चिल्ड्रन होने चाहिए क्योंकि 4 × 2 8 हो गया और मैक्सिमम कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 12। अब बीच में जो वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 8 के बाद में 9 10 11 ये सारी वैल्यूज़ भी पॉसिबल होंगी। ठीक है, क्योंकि 2 से लेके 3 टाइम्स तक कोई भी वैल्यू हो सकता था। तो हमारा जो रेंज है वो 2x से लेके 3x तक का रेंज है, उसके अंदर का कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन में गिवन था। देन इट सेज दैट द 2 sons ऑफ द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट जनरेशन। तो जो चिल्ड्रन 2 सबसे पहले थे वो फर्स्ट जनरेशन में कंसिडर होंगे एंड उसके आगे जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का डिमांड देखते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न इन द nth जनरेशन, सारे के सारे जो चिल्ड्रन हैं हर एक जनरेशन में बर्थ होने के बाद में टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स दैट इज चिल्ड्रन बॉर्न इन द फैमिली ऑफ द्विजेंद्र नाथ बिकम्स 50। टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो 50 बन जा रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज दिस इज पॉसिबल। तो सबसे पहले अगर मुझे नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं तो मेरा प्राइम टारगेट क्या रहेगा कि यार कितनी जनरेशन में मेरा डेटा जो है वो सर्कुलेट होने वाला है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार मैं 50 चिल्ड्रन तक थर्ड जनरेशन में पहुंच जाऊंगा या फोर्थ पे या फिफ्थ पे या सिक्स पे या मे बी 4 और 5 दोनों ही पॉसिबल हो, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मिनिमम का डेटा लेके चलते हैं। मिनिमम से मुझे ये पता चल जाएगा कि कम से कम कितनी जनरेशन में मुझे वैल्यू जो है 50 पहुंच जाएगा। सिमिलरली ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जनरेशन में मेरा वैल्यू जो है 50 पहुंच जाएगा। ये दोनों मुझे चेक करना है। सबसे पहली चीज़ मैंने बोला कि यार अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम डेटा पिक करके चलूँ, मिनिमम डेटा में मेरे पास क्या आएगा कि यार फर्स्ट जनरेशन में 2 चिल्ड्रन है एंड देन आगे आगे जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार फर्स्ट जनरेशन में 2 चिल्ड्रन थे, दैट वाज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार हर एक जनरेशन में कम से कम चिल्ड्रन हो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन में 50 चिल्ड्रन जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो मैंने बोला यार यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 × 4 और 2 × 2, सिमिलरली 4 × 2 8, सिमिलरली 8 × 2 16, सिमिलरली 16 × 2 32, सिमिलरली 32 × 2 64। तो क्या ये डेटा 6th जनरेशन तक मूव कर सकता है? बेटा अगर 6 जनरेशन में बच्चे जाते टोटल, फर्स्ट जनरेशन में 2 है, देन 4 है, देन 8 है, देन 16 है, देन 32 है, देन 64 है, तो अगर सारी की सारी जनरेशन का आप एडिशन करोगे तो आपका जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली 50 से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं पे आपको 64 वैल्यू मिल जा रहा है। तो मतलब 6th जनरेशन तक रीच करना तो पॉसिबल नहीं है। अंडर 5 जनरेशन आपका काम जो है वो पूरा हो जाना चाहिए था। बट
क्या अंडर 5 जनरेशन भी हो पाएगा? देखो अंडर 5 जनरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे 32 वैल्यू है, यहाँ पे 16 है, मतलब 48 हो गए, 48 प्लस 8 56 हो गए। मतलब अगर मैं 5th जनरेशन का डेटा भी इंक्लूड कर रहा हूँ तब भी मेरा जो वैल्यू है 50 चिल्ड्रन से ज़्यादा पहुँच जाएगा। बट मेरे पास कंडीशन क्या है कि टोटल जो है वैल्यू 50 रीच करना चाहिए, मतलब 5th जनरेशन भी आना पॉसिबल नहीं होगा। अब और पीछे गया, क्या 4th जनरेशन में मेरा डेटा पॉसिबल है? यस, अभी तक के हिसाब से पॉसिबल है। क्या 2, 4, 8 एंड 16 4th जनरेशन में अपना डेटा जो है मैं वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करके पहुंचा सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा। अब अगर मैं वैल्यू को करना चाहता मैक्सिमम कि यार जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जिसके चलते मैं कम से कम जनरेशन में 50 वैल्यू पे पहुंच पाऊँ, देखते हैं क्या होता। मान लो मैं फर्स्ट जनरेशन में बोलता है यार 2 चिल्ड्रन है, वो ऑलरेडी गिवन था। सेकंड जनरेशन में आगे मैं बोल रहा हूँ कि 2 इंटू 3 टाइम्स हो गया, मतलब 6 चिल्ड्रन हो गए सेकंड जनरेशन में। देन थर्ड जनरेशन में 6 इंटू 3 18 हो गए। देन फोर्थ जनरेशन में 18 इंटू 3 54 होने चाहिए। अब क्या मैं 3 जनरेशन के यूजेज से 50 वैल्यू तक पहुंच पा रहा हूँ? नहीं, मैक्सिमम मैं 18 प्लस 8 26 चिल्ड्रन तक ही रीच कर सकता हूँ विद इन 3 जनरेशन। तो जब मैंने मिनिमाइज किया, जब मैंने मैक्सिमाइज किया, दोनों ही केसेस में मुझे 4 जनरेशन में ही डेटा जो है वो 50 चिल्ड्रन तक रीच कर सकता है। 4th जनरेशन से पहले मेरा वैल्यू जो है वो रीच नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमें पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे मूव करते हैं। अब मुझे क्योंकि ऑलरेडी पता है कि यार मेरा जो वैल्यू है वो रीच करेगा 4 जनरेशन में, तो सबसे पहले आया फर्स्ट जनरेशन, देन आया सेकंड जनरेशन, देन आया थर्ड जनरेशन, देन आया फोर्थ जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में मुझे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 2 का। चलो पहले एक केस समझाता हूँ सही से, देन उसके बाद में बाकी केसेस जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आते जाएंगे। सबसे पहली जनरेशन में 2 चिल्ड्रन होना कन्फर्म है, और 1 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन को मिला के मुझे टोटल रीच करना है 50 चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है ना, अब मुझे ऑलरेडी पता है कि यार यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे, यहाँ पे कुछ होंगे, यहाँ पे कुछ होंगे, यहाँ पे कुछ होंगे, इन सबको मिला के मेरा समझो वो 50 का बनना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यार रेदर देन कि मैं पिक एंड चूज करूँ या रेंडमली मैं केसेस बनाने का ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे तो सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हैं इन हाउ मेनी वेज दिस इज पॉसिबल फाइंड आउट करना है। सारे केसेस बनाने हैं तो मुझे सिमेट्रिकल वे में जाना पड़ेगा आगे, उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मिनिमम वाला केस बनाते हैं, मिनिमम वाले केस से आगे बढ़ना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मिनिमम केस क्या कहता है कि यार सबसे पहले हो जाएंगे 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन, 2 के बाद में मिनिमम वैल्यू है 4 का, 4 के बाद में मिनिमम वैल्यू है 8 का। अब ध्यान से देखना, हम लोग इवेंचुअली क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, देन यहाँ पे 8 हुआ। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 है, अब ये वाला जो वैल्यू होगा ये कितना आएगा? दैट विल बेसिकली भी इक्वल टू दिस टोटल वैल्यू 50 माइनस ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। ऑब्वियस बात है क्योंकि चारों का सम जो है 50 के इक्वल है, तो अगर 3 का सम मुझे ऑलरेडी मिल चुका है तो फोर्थ का सम निकालने के लिए मुझे टोटल वैल्यू में से बाकी 3 का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पे 50 के लिए वैल्यू कितना बन जाएगा? 8 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। मतलब मुझे चाहिए 36 वैल्यू और। ध्यान से देखते जाना, मुझे 36 वैल्यू और चाहिए। अगर स्टार्टिंग में मुझे 2 आया, 4 आया, 8 आया, तो मुझे 50 तक पहुँचने के लिए वैल्यू चाहिए 36। ठीक, अब मुझे ऑलरेडी पता है कि यार अगर मैं 8 को आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 2 होगा 16, 8 इंटू 3 होगा 24। तो मैक्सिमम जो 4th जनरेशन में बच्चे हो सकते थे दैट वाज इक्वल टू 24 ओनली। तो यहाँ पे 36 वैल्यू बन रहा है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि यार 2, 4 को मैं रखूंगा स्टेबल, इनके साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। नंबर ऑफ वेज बनाने का यही बेस्ट वे रहता है कि सिमेट्रिकल वे में आपके सारे केसेस कवर अप हो जाएंगे, कोई भी केस आपका मिस नहीं होगा। हमने क्या बोला कि यार इन दोनों को रहने तो फिक्स्ड, ये वाला जो थर्ड स्टेज है इसको चेंज करते रहूँ। इसमें क्या किया, इसमें एक वैल्यू बढ़ा दिया। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि यार यहाँ पे अगर 4 है तो नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू है 4 इंटू 2 8 से लेकर 4 इंटू 3 12 तक मूव कर सकता था। अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ाया, ये वाला वैल्यू 2 ही है, ये वाला वैल्यू 4 ही है, यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 बढ़ा दिया, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ का वैल्यू जो है 36 से 1 कम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 35। सिंपल बात है ना कि यार मुझे 4 चीज़ों का सम करना है, 2 चीज़ें मैंने कांस्टेंट रख दी, एक का वैल्यू मैंने 1 बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का वैल्यू 1 कम हो जाएगा। अब 9 इंटू 3 होता है जी 27, 9 इंटू 3 होता है 27, मुझे चाहिए यहाँ पे 35, तो क्या ये पॉसिबल होता? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह से मेरा आगे की चेकिंग जो है वो फटाफट से हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला। देखते हैं, 9 वाला केस पॉसिबल नहीं हुआ। 10 वाला केस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 35, 10 के केस में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 34। क्या ये पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे रखा 11, यहाँ पे वैल्यू आया 33 ना, 11 इंटू 3 33 का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस कि 2 के बाद में आए 4, 4 के बाद में आए 11 और 11 के बाद में आए 33। अगर आप ऐड करके देखना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो, 11 + 4 15 + 2 17 + 33 50।
वो ऑलरेडी हमने केस को सेटिस्फाई करा के चले थे, तो वो सेटिस्फाई होना ही था, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, 11 से एक आगे बढ़ा दिया 12 अगर यहाँ पे एक बढ़ाया तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक कम हो जाएगा। नाउ ये वाला जो वैल्यू था वो 12 इंटू 2 से लेके 12 इंटू 3 तक की रेंज में ही जा सकता था ना। 12 इंटू 2 होता है 24, 12 इंटू 3 होता है 36, तो मतलब ये 32 वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मेरा नेक्स्ट फॉर्मेशन हो जाएगा 2 4 12 एंड यहाँ पे है 32। आई होप सो यहाँ तक का फंक्शनिंग समझ में आ गया होगा। अब इस स्टेज पे मैंने सारे के सारे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थे वो चेक कर लिए। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसके पिछले स्टेप पे अपने वैल्यूज जो है वो चेंज करने होंगे। अब ये वाले स्टेप पे मेरा वैल्यू क्या हो सकता था, 2 इंटू 2 4 से लेकर 2 इंटू 3 6 तक, तो 4 5 एंड 6 ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल थे, जिसके लिए मुझे अभी चेकिंग जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं। नाउ हमें ऑलरेडी पता है कि यार स्टार्टिंग में मेरा वैल्यू था 2 का, ठीक है। 2 के बाद में 4 वाले मैंने सारे केसेस बनाए। अब मैं मूव कर गया 5 के ऊपर, ठीक। 5 के बाद में फिर से मिनिमम वैल्यू 5 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया 10 के ऊपर। 10 के आगे 10 प्लस 5 15 प्लस 2 टोटल हो गया 17। मुझे और कितना चाहिए, 33, ठीक है। अब 10 के बाद में 10 इंटू 2 20 से लेके 10 इंटू 3 30 तक का वैल्यू पॉसिबल था, मतलब ये 33 वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली मैंने 11 पे मूव किया, एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ाया, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगा, तो 11 इंटू 3 33 होता, तो येस इट इज़ पॉसिबल। दिस इज वन ऑफ द केस जो कि पॉसिबल है। नेक्स्ट केस क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू और बढ़ा दिया, यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगा, येस इट विल बी सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू और बढ़ा दिया, यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगा, येस इट विल बी सेटिस्फाइड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहीं पे 13 की जगह पे मैंने वैल्यू जो है वो एक और बढ़ा दिया, दैट विल बी इक्वल टू 14। 14 के बाद में यहाँ वाला वैल्यू जो है वो बन गया 29, तो येस इट विल बी सेटिस्फाइड। सिमिलरली आगे बढ़ने का ट्राई किया, तो मैंने बोला यार यहाँ पे 15 किया तो यहाँ पे 28 हो गया ना। 15 इंटू 2 होता है जी 30, 15 इंटू 3 होता है 45, तो क्या ये वाला केस पॉसिबल होता, नहीं, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो हमें क्या पता चला यार, ये वाला केस पॉसिबल, ये वाला केस पॉसिबल, ये वाला केस पॉसिबल और ये वाला केस जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। तो 4 केसेस यहाँ से आए, 2 केसेस मेरे ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 6 के थ्रू भी केसेस बनाने पड़ेंगे कि यार यहाँ पे 5 की जगह पे अगर मैं 6 रख देता हूँ तो क्या बनता, वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला यार इस पॉइंट पे 2 है, देन मेरे पास आया 6, देन इसके बाद में मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए होगा 12 ना। 2 इंटू 6 8 प्लस 12 मेरे पास वैल्यू पहुंच चुका है 20, मुझे और वैल्यू चाहिए 30 का ना। 12 इंटू 2 से लेके 12 इंटू 3 तक का वैल्यू होना चाहिए, येस इट विल बी सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बढ़ा दिया, यहाँ पे एक कम कर दिया, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बढ़ा दिया, यहाँ पे एक कम कर दिया, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बढ़ाया तो प्रॉब्लम अराइज हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो 2 और 6 के साथ में कॉम्बिनेशन बना के मेरे 3 वैल्यूज आए, 1 2 एंड 3। 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन में मेरे पास आए थे 4 वैल्यू, और 2 इंटू 4 2 और 4 का कॉम्बिनेशन में मेरे पास आए थे टोटल 2 वैल्यू। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 टोटल वैल्यू जो है वो मेरा 9 अरेंजमेंट्स में मूव कर जाता है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाता है फर्स्ट का 9। अब सेकंड क्वेश्चन डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके थ्रू मुझे क्या पता चलेगा कि यार n-1 में कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार 15 आप कभी भी नहीं पहुंचा सकते n-1 में। n-1 मतलब थर्ड जनरेशन में कभी भी वैल्यू आपका 15 नहीं आ सकता। तो इस बेसिस पे आप सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कर लोगे, फर्स्ट का भी आंसर कर लोगे। अब मेन प्रॉब्लम आती है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा खासा क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है कि यार कैसे थर्ड क्वेश्चन को हैंडल किया जाए एग्जाम कंडीशन में, वो देखते हैं। कह रहा है आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न इन द nth जनरेशन, सारी की सारी जनरेशन में जो बच्चे हैं वो हो गए, देन द टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दिजेंद्र नाथ बिकम्स 100। पहले क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में 50 लोग बन रहे थे, अब बन रहे हैं 100। अब आगे का कह रहा है व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द nth जनरेशन। तो n जो जनरेशन होगी, लास्ट जनरेशन होगी, उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हुए होंगे और इस वैल्यू को मुझे करना है मिनिमम, ठीक ना। पहली बात तो ये देखना जरूरी है कि यार कितनी जनरेशन में मैं 100 चिल्ड्रन पे रीच कर जाऊंगा। देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि यार अगर मैं मिनिमम पे टारगेट करूं कि मिनिमम चिल्ड्रन रहे हर एक जनरेशन में, तो मुझे कितनी जनरेशन लगेंगी 100 पे पहुंचने के लिए, वो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि यार पहली जनरेशन में 2 बच्चे हैं, कंफर्म है इस चीज़ का। सेकंड में अगर मिनिमम करने वाला हूँ तो 4 रख दिया, थर्ड पे मिनिमम करने वाला 8 रख दिया, देन 16 कर दिया, देन 32 कर दिया, देन 64 कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 6 जनरेशन तक अपना डेटा लेके जा रहा हूँ तो मेरा वैल्यू कितना पहुंच रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, दैट विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 100। मतलब 6 जनरेशन तो किसी भी हालत में पॉसिबल है ही नहीं, 6th जनरेशन किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, मुझे इसको करना पड़ेगा रिमूव, ठीक। अब मतलब क्या है यार, मुझे जो मैक्सिमम जनरेशन में मुझे लगना है, मुझे 5 जनरेशन में मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा, बट मुझे अब अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर जनरेशन मैक्सिमाइज करके ये भी चेक करना पड़ेगा कि कम से कम कितने जनरेशन में मैं 100 वैल्यू तक रीच कर जाऊंगा। तो वो देखते हैं कैसे होगा। मैंने बोला यार पहली जनरेशन में 2 हुए, देन अगली जनरेशन में हमारे पास आ गए 6, देन आगे 18, देन उसके बाद में आगे
4। इस तरह से मेरा गेम चल रहा है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ यार कि 4 जनरेशन में क्या मैं 100 पे पहुंच सकता हूँ, तो 2 + 6 8 + 8 26 + 4 30 35 80। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 80 वैल्यू पे पहुंच पा रहा हूँ। तो अंडर 4 जनरेशन में 100 तक रीच नहीं कर पा रहा, और अंडर 6 जनरेशन भी मैं 100 तक रीच नहीं कर पा रहा। 100 से बड़ा हो जा रहा है वैल्यू, और 4 जनरेशन में मेरा वैल्यू जो है वो 100 से छोटा रह जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 5 जनरेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसमें मैं 100 वैल्यू तक रीच कर जाऊंगा। तो ये तो फंडा क्लियर हो गया कि यार मुझे 5 जनरेशन लगेंगी 100 वैल्यू तक रीच करने के लिए, ठीक। और अब मेरा जो टारगेट है वो क्या टारगेट है कि मुझे मिनिमम करना है। मिनिमम किस चीज़ को करना है कि मेरे पास जो लास्ट जनरेशन है दैट इज 5th जनरेशन, जितने बच्चे होंगे 5th जनरेशन में उसका वैल्यू आ जाए मिनिमम, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे डाला सबसे पहले तो 2, मुझे ऑलरेडी पता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है 100, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो मिनिमम का केस बनाते हैं कि मिनिमम पे हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं, तो मिनिमम के आगे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक। हमें पता है मिनिमम में यहाँ पे हमें 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 16 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 32 रखना पड़ेगा। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, मेरा वैल्यू कितना रीच कर रहा है, 2 + 4 6 + 8 14 + 16 30 30 + 32 62। ओनली 62 वैल्यू तक मैं रीच कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं पहुँच ही नहीं पाया। एक बार फिर से चेक कर लो, 48 + 8 56 62, ठीक है। मुझे पहुँचना 100 तक, और मुझे ये वाला वैल्यू अपना करना है मिनिमम। ये वाला वैल्यू मुझे करना है मिनिमम। अब ध्यान से देखते जाना बेटा, ये वाला वैल्यू मिनिमम कब होगा, ये वाला वैल्यू कब मिनिमम होगा। अगर किसी एक जनरेशन में मुझे चिल्ड्रन को करना है मिनिमम, तो मतलब उसकी पिछली जनरेशन में भी मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मिनिमम रहने चाहिए, उसकी पिछली जनरेशन में भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मिनिमम रहने चाहिए। ये कंसेप्ट समझ में आता है। देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ पे 4 चिल्ड्रन है, एक एग्जांपल समझाने के लिए। मान लो मैंने बोला यहाँ पे 4 चिल्ड्रन है, तो अगली में 8 ही पहुंचेगा ना, 8 से छोटा वैल्यू तो नहीं पहुंच सकता। अब अगर मैं इस जगह पे रख दूँ वैल्यू यार 5, मैंने इस पॉइंट पे 4 करके मिनिमाइज नहीं करा, मैंने 5 रख दिया, तो इसका वैल्यू 10 आ गया। मतलब 8 आ सकता था, बट क्योंकि मैंने पिछला वैल्यू जो है बढ़ा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि यार ये वाला वैल्यू जो है वो भी बढ़ गया, वो मिनिमम नहीं हो पाया। तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिनिमम करना है, तो मुझे पिछला भी मिनिमम करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सिमिलरली उसके पिछला जनरेशन भी मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, सिमिलरली उससे पिछला मिनिमम करना पड़ेगा, सिमिलरली उससे पिछला जो मिनिमम करना पड़ेगा, सो दैट मेरा जो लास्ट जनरेशन है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाए। आई होप ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव करते हैं। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि यार मैंने मिनिमम का केस बना लिया, बट मिनिमम की केस की हेल्प से मैं 100 चिल्ड्रन तक रीच नहीं कर पाया। तो अब मुझे क्या करना होगा यार, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँ, तो मैं मिनिमम पे नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे पिछली वैल्यूज़ को भी चेक करना पड़ेगा कि मैं मिनिमम पे रीच कर भी पा रहा हूँ या नहीं। अब देखो कि यार अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे 4th जनरेशन में, इस जनरेशन में एक वैल्यू ऐड करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, तो इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो पहुँच जाएगा 34, मतलब +2 हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 4th जनरेशन में एक वैल्यू बढ़ाया, अगर मैंने 4th जनरेशन में एक वैल्यू बढ़ाया, तो ओवरऑल मेरा कितना वैल्यू बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ गया और यहाँ पे 2 बढ़ गया, टोटल मेरा 3 वैल्यू बढ़ जा रहा है। अगर मैं 4th जनरेशन में एक वैल्यू ऐड करता हूँ, तो मेरा 5th जनरेशन में 2 वैल्यू और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 3 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और पीछे चलते हैं यार, अगर मैं 3rd जनरेशन में एक वैल्यू बढ़ाने का ट्राई करूँ, फिर क्या होता। मान लो मैंने 8 की जगह पे यहाँ पे +1 कर दिया, मतलब ये 9 हो गया, तो 9 होने की वजह से ये 18 हो जाएगा, और 18 होने की वजह से ये 36 हो गया। मतलब यहाँ पे 16 से ये +2 पहुँच गया, और ये 32 से +4 पहुँच गया। मतलब अगर मैंने 3rd जनरेशन में 1 ऐड किया, तो मेरा फॉर्मेशन 4 + 2 + 1 टोटल 7 वैल्यू और बढ़ जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि यार अगर मैं 2nd जनरेशन में 1 वैल्यू बढ़ा दूँ, तो क्या होता। अगर मैं 2nd जनरेशन में 1 वैल्यू बढ़ा देता, अगर मैं 2nd जनरेशन में 1 वैल्यू बढ़ा देता, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा +1 करके पहुँच जाता 5 का, ठीक है। 5 के बाद में मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 10, 10 के बाद मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 20, 20 के बाद में मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 40। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू पहुँच गया +2, यहाँ पे वैल्यू पहुँच गया +4, यहाँ पे वैल्यू पहुँच गया +8, ठीक ना। टोटल कितना इंक्रीमेंट हो गया, 1 2 3 4 7 8 15, टोटल मेरा 15 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, सारी वैल्यूज को मिनिमम करना है, और मेरा 100 का कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में तो मैं कोई भी छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, फर्स्ट जनरेशन में कोई भी छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। तो 2nd जनरेशन में अगर मैं 1 का डिफरेंस बढ़ाता हूँ, 1 का वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो टोटल वैल्यू मेरा 15 से बढ़ जाता है, ठीक है। अब ऑलरेडी मेरा वैल्यू इन सबको ऐड करके पहुँच रहा था 62 पे, ठीक है। 62 पे मेरा वैल्यू पहुंच रहा था। अब इसके अंदर में अगर मैंने 2nd जनरेशन में एक वैल्यू बढ़ाया, तो मेरा 15 वैल्यू और बढ़ जाएगा ओवरऑल चिल्ड्रन में, ठीक है। बट 15 बढ़ने से क्या होगा, 62 + 15 मैं रीच कर पाऊंगा ओनली 77 पे, ठीक है। तो क्या मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिले, नहीं मिले यार। मुझे 100 पे पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच पाया। अब मैंने क्या किया कि यार यहाँ पे मैंने 1 बढ़ाया था, तो यहाँ पे मैं एक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, मतलब 15 वैल्यू और बढ़ जाएगा।
15 वैल्यू और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मेरा जो वैल्यू है वो रीच कर गया 92 पे, ठीक है। अगर मेरा 92 चिल्ड्रन पे वैल्यू रीच कर गया तो अब क्या मैं इसमें कोई और वैल्यू बढ़ा पाऊंगा, इस पॉइंट पे क्या मैं कोई और वैल्यू बढ़ा पाऊंगा, नहीं। क्यों कि यार अगर मैं इस पॉइंट पे एक वैल्यू बढ़ाता हूं तो मेरा वैल्यू जो है वो टोटल 15 चिल्ड्रन बढ़ जाते हैं। अगर मैं एक वैल्यू सेकंड जनरेशन में बढ़ाता हूं तो मेरा टोटल 15 चिल्ड्रन बढ़ जाते हैं, मैं नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना होगा, मैं थर्ड जनरेशन में एक वैल्यू बढ़ा दूंगा, थर्ड जनरेशन में मैं एक वैल्यू बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक जा रहा हूँ सो दैट आपको वहाँ पे क्लियर एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो दिखा पाऊँ क्या क्या आ जाएंगी, ठीक है। अभी तक आते आते मैंने क्या बोला कि मैंने सेकंड जनरेशन में 2 वैल्यू बढ़ाया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू आया 2 का, यहाँ पे वैल्यू आया 6 का, यहाँ पे आया 12 का, यहाँ पे आया 32 का, यहाँ पे वैल्यू आया 60 2 इंटू नहीं सॉरी यहाँ पे वैल्यू रखा 6 का, यहाँ पे आया 12 का, यहाँ पे आया 24 का, यहाँ पे वैल्यू आया 48 का, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। टोटल वैल्यू मेरा रीच करेगा 2 + 6 8 12 20 20 24 44 और 48 का टोटल वैल्यू मेरा रीच कर गया 92 के ऊपर, ठीक है। अब 92 पहुंचा, मुझे चाहिए 100 का वैल्यू, मतलब 8 वैल्यू और बढ़ाना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि यार अगर मैं थर्ड जनरेशन में एक वैल्यू बढ़ा दूं, यहाँ पे मैं एक 13 कर दूं, +1 कर दूं, तो यहाँ का वैल्यू 26 आ जाएगा, यहाँ का वैल्यू 52 हो जाएगा। मतलब +1 हुआ इस पॉइंट पे, +2 हो गया इस पॉइंट पे और +4 हो गया इस पॉइंट पे। तो टोटल कितने का एडिशन हो गया, 7 का एडिशन हो गया। अब भी मैं डिजायर्ड रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाया, मेरे 99 चिल्ड्रन पे मैं रीच किया हूँ। 99 चिल्ड्रन पे रीच कौन से स्टेप में कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जब मैंने फर्स्ट जनरेशन में 2 रखा, सेकंड में 6 रखा, थर्ड पे मैंने 13 रखा, 4 पे मैंने आगे 26 रखा, 5 पे मैंने आगे 52 रखा। ना अगर मुझे एक और चिल्ड्रन बढ़ाना है, हमें ऑलरेडी पता है कि यार अगर मैं सेकंड पे, थर्ड पे, 4 पे एक चिल्ड्रन बढ़ाऊंगा तो आने वाली जनरेशन में भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वो बढ़ जाएंगे। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि यार सीधा डायरेक्टली लास्ट जो जनरेशन है उसमें एक वैल्यू बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे वैल्यू जो वो 53 रीच कर जाएगा। अगर 53 वैल्यू रीच कर जाएगा तो कह रहा व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द nth जनरेशन, तो मेरा जो वैल्यू है यहाँ पे पहुँच जाएगा 53 का। आई होप ये आपको फंडा समझ में आया होगा। सिमिलर बेसिस पे लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि जो टोटल वैल्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नंबर टू द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द 7th जनरेशन इन द फैमिली गिवन दैट 100 चिल्ड्रन वर बॉर्न इन द 6th जनरेशन। तो अगर 100 लोग 6th जनरेशन में हुए हैं तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा वो देखते हैं ना। अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे मैक्सिमम करना है तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि मेरा एक जनरेशन में मैक्सिमम चिल्ड्रन जो है वो बॉर्न हो जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू है 100, मैं मैक्सिमम करने का ट्राई करना चाहता हूँ इसको, तो मैंने क्या बोला यार इस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो सकता है, 60 नहीं हो सकता। रीजन क्या है, 60 × 2 होता है जी 120, तो यहाँ पे वैल्यू फिर 100 नहीं आ पाएगा। तो कौन सी ऐसी वैल्यू मैक्सिमम है जिसके थ्रू यहाँ पे 100 का फॉर्मेशन हो जाए। 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं इससे पिछले स्टेप पे चलता हूँ, अगेन मुझे अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कितना होगा वो, क्या मैं 30 रख सकता हूँ। 30 × 2 होता है 60, मुझे चाहिए 50 का हाफ, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 25 का, ठीक है। और ऊपर चल रहे हैं, मुझे फिर से चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12। 13 नहीं रख सकते हो क्योंकि 13 × 2 हो जाएगा 26, तो मेरा वैल्यू 26 के इक्वल या 26 से बड़ा होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक ना। इस पॉइंट पे मैं मैक्सिमम कितना वैल्यू रख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 6, और ये मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाइड ना। अगर मैं मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा हूँ तो 7th जनरेशन में मैं कितने चिल्ड्रन करने का ट्राई करूंगा, 100 × 2 या 100 × 3। इट इज़ ऑब्वियस कि आप 100 × 3 चिल्ड्रन करोगे सो दैट आपका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो आपने यहाँ पे कर दिया 100 × 3, 300 का वैल्यू आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे मुझे करना है मिनिमम वैल्यू। कंडीशन सेम है कि यार यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है जी ना। अगर मुझे करना है मिनिमम, अगर मुझे करना है टारगेट मिनिमम के ऊपर, मिनिमम पे टारगेट करने का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे 2 का मल्टीपल जो है मिनिमम टू मिनिमम जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने बोला यार 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 × 2 जो है वो 16 हो जाएगा, 16 × 2 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम चल गया। बट यहाँ पे आते आते प्रॉब्लम क्या राइज हुआ कि मुझे यहाँ पे यार 100 बनाना है। 100 बनाने का मतलब क्या है यार, इसका जो पिछला स्टेप होगा उसका जो वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के बीच में आना चाहिए। तो 32 × 3 कितना होता है जी 96, तो ये मेरा कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे कम से कम भी इस पॉइंट पे कितना वैल्यू चाहिए होगा, 5th स्टेज पे मुझे कम से कम भी 34 वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे 16 के साथ सेटिस्फाई हो सकता है। 16 × 2 32, 16 × 3 48, तो ऑटोमेटिकली गेटिंग सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 8 × 2 16, 4 × 2 8, 2 × 2 4 सेटिस्फाई हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम वैल्यू पे मैं पहुँच रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे भी मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कितना होगा, 100 का 2 टाइम्स
दैट विल बी इक्वल टू 200। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो और इन सबको ऐड कर दो, इनका रेशियो निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.35999। तो आपका जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एग्जाम कंडीशंस के लिए उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, और अगर आपको अप्रोच ना आता हो तो आप शायद एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, बट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो थे वो कर सकते हो अगर आपको मेथड आता है। बट थर्ड क्वेश्चन बिगिनिंग का टीटा काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम कंडीशन में हैंडल करना। बट फिर भी अगर हम मिनिमम पे टारगेट करते हैं तो हम लोग इस तरह से सोच के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर एमसीक्यू टाइप में आता तो आप कर सकते थे एग्जाम कंडीशन में भी, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक क्वेश्चन है हैंडल करना पेपर कंडीशन में। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, नीचे डाल दो। बाकी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।